हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम आर एनवायरनमेंट चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से, फिर फूड चेन और एनर्जी फ्लो समझेंगे और एंड में देखेंगे कि हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो चलो फुल फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, किसी भी चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उस सिस्टम को समझना जरूरी होता है ना? तो चलो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम, ये इन्वायरमेंट बनता किन चीजों से है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोसिस्टम। ये होता क्या है? समझो बच्चों, ये नेचर का एक एरिया है, एक मोहल्ला। इस मोहल्ले में सारे जिंदा लोग रहते हैं, जिन्हें हम साइंस में बायोटिक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हम सब। और इनके साथ रहती हैं नॉन लिविंग चीजें, जिन्हें हम एबायोटिक कहते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, धूप। जब ये बायोटिक और एबायोटिक चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। सिंपल। अब देखो, ये इकोसिस्टम्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल, जिन्हें कुदरत ने बनाया है, जैसे जंगल, तालाब या झील। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, मतलब हम इंसानों के बनाए हुए, जैसे आपका गार्डन, खेत या फिर घर में रखा हुआ छोटा सा एक्वेरियम। चलो अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। एनसीईआरटी का एक बहुत ही कमाल का सवाल है। जरा सोचो, आप अपने एक्वेरियम को तो हर कुछ दिन में साफ करते हो, वरना पानी गंदा हो जाता है। पर क्या कभी किसी को पूरा तालाब या झील साफ करते देखा है? नहीं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, एक्वेरियम एक इनकम्प्लीट, एक अधूरा इकोसिस्टम है। उसमें नेचर के सफाई कर्मचारी यानी डीकंपोजर्स नहीं होते। इसलिए सारा वेस्ट इकट्ठा होता रहता है और सफाई हमें खुद करनी पड़ती है। किसी भी हेल्थी इकोसिस्टम में 3 तरह के मेन किरदार होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, ये सिस्टम के शेफ्स हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे जो धूप से अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर्स को या दूसरे कंज्यूमर्स को खाकर अपने एनर्जी लेते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लोग, डीकंपोजर्स। ये नेचर की क्लीनिंग क्रू हैं। ये बैक्टीरिया और फंगी मर चुके प्लांट्स और एनिमल्स को सड़ाकर उनके जरूरी न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। सोचो, अगर ये ना होते तो हमारी धरती कचरे के ढेर में दब जाती। ओके, तो हमने इकोसिस्टम के प्लेयर्स को तो समझ लिया। अब टाइम है गेम के रूल्स समझने का। ये एनर्जी एक से दूसरे तक जाती कैसे है, कौन किसको खाता है और उससे एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। चलो अब फूड चेन्स और एनर्जी फ्लो को डिटेल में देखते हैं। ध्यान से देखो इस इमेज को। ये है एक फूड चेन। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये एक लाइन है जो बताती है कि कौन किसको खाता है। जैसे यहाँ ग्रासलैंड में देखो, घास को खाया डियर ने और डियर को खा गया शेर, बन गई एक फूड चेन। ऐसे ही फॉरेस्ट और पॉन्ड की भी अलग अलग फूड चेन्स होती हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब फूड चेन के हर स्टेप को, हर लेवल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, ट्रॉफिक लेवल। इसको स्टार मार्क कर लो बच्चों, ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। एग्जामिनर यहीं पे बच्चे पकड़ता है। हमेशा याद रखो, सबसे नीचे स्टेप 1 पे होते हैं प्रोड्यूसर्स। उनसे एनर्जी जाती है स्टेप 2 यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो घास फूस खाते हैं। फिर एनर्जी जाती है स्टेप 3 यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो छोटे जानवरों को खाते हैं। और आखिर में टॉप पर होते हैं स्टेप 4 यानी टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो क्या 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10%। जी हाँ, इसे कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। बाकी की 90% एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म की अपनी लाइफ एक्टिविटीज, जैसे सांस लेना, घूमना, इन सब में खर्च हो जाती है या हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। तो अगले लेवल तक सिर्फ 10% ही पहुंच पाती है। और ये डायग्राम उसी 10% लॉ को बहुत अच्छे से दिखाता है। इस डायग्राम से 2 बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। पहली, एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब 1 वे ट्रैफिक है। एनर्जी सूरज से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक जाती है, वापस नहीं आती। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते हैं, अवेलेबल एनर्जी बहुत तेजी से कम होती जाती है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लो, एग्जाम में डायग्राम नीट बनाओगे तो 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के मिलते हैं। अब एक बहुत सीरियस टॉपिक समझो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसान ने फसल पर पेस्टिसाइड्स डाले। ये केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब आसानी से खत्म नहीं होते। जब घास में ये केमिकल जाता है, फिर उस घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर। तो हर अगले लेवल पर उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह, जो नीचे आते आते बड़ा होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इंसान जो फूड चेन के टॉप पर हैं,
हमारी बॉडी में इन हार्मफुल केमिकल्स का सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है। सच सच बताओ, पहले कंफ्यूजिंग लगा? ओके, टाइम फॉर अ क्विक चेक। ये 2 क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अब आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, ट्रोफिक लेवल्स फूड चेन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास जो कि फर्स्ट ट्रोफिक लेवल है, उसे गोट ने खाया जो सेकंड ट्रोफिक लेवल है, और गोट को मैन ने खाया जो थर्ड ट्रोफिक लेवल है। क्वेश्चन 2, डीकंपोजर्स का रोल क्या है? वो नेचर के रिसाइक्लर्स हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोज करके उनके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में डाल देते हैं, जिससे साइकिल चलती रहती है। चलो फटाफट एक मिनी रिवीजन हो जाए। हमने अभी तक क्या क्या सीखा? एक इकोसिस्टम में बायोटेक और अबायोटेक कंपोनेंट्स होते हैं। एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ फ्लो करती है। फूड चेन के हर स्टेप को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल तक जाती है, और ये एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर। तो अभी तक हमने देखा कि नेचर का सिस्टम कितना बैलेंस्ड और परफेक्ट है, पर अब इस कहानी में एंट्री होती है विलन की, यानी हम इंसानों की। अब हम देखेंगे कि हमारी एक्टिविटीज इस खूबसूरत सिस्टम को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं हमारे आसमान में मौजूद सुरक्षा कवच से, ओजोन लेयर। देखो बच्चों, ओजोन यानी O3 एक अजीब मॉलिक्यूल है। अगर ये जमीन के पास हो तो ये जहरीला है, एक पोल्यूटेंट है। लेकिन यही ओजोन जब एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है तो ये हमारा शील्ड है। ये हमें सूरज से आने वाली सुपर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन से बचाता है। पर इस शील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है एक केमिकल जिसका नाम है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये पुराने एसीज, रेफ्रिजरेटर्स और स्प्रे कैन से निकलता था। तो ये ओजोन बनता कैसे है? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। पहले हाई एनर्जी यूवी रेज आती हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 को तोड़कर 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स O बना देती हैं। फिर ये अकेला ऑक्सीजन एटम O एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 से जुड़ जाता है और बन जाता है O3 यानी ओजोन। ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना। चलो अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, कचरा यानी वेस्ट मैनेजमेंट। ओजोन डिप्लीशन तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिखती नहीं, पर कचरा तो हमें हर जगह दिखता है। हम हर दिन जो इतना वेस्ट निकालते हैं, इसका होता क्या है? ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इस कचरे को हम मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जी के छिलके, कागज, जो नेचुरल चीजें हैं। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, कांच, मेटल। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ नहीं पाते और ये हजारों साल तक एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं। एक मेमोरी ट्रिक याद रखो, बायो मतलब लाइफ। जो चीज लाइफ यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ब्रेक हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल। सिंपल। लेकिन ये कचरे की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। हम अब डिस्पोजेबल चीजें बहुत यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो कप्स, प्लेट्स, और सोचो ऑनलाइन शॉपिंग से कितनी सारी पैकेजिंग आती है, प्लास्टिक, थर्माकोल। ये सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा हमारी जमीन और पानी में जाकर पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ट्रेन्स में प्लास्टिक के कप्स मिलते थे, फिर उनकी जगह मिट्टी के कुल्हड़ आए। कुल्हड़ अच्छे थे, पर उनको बनाने के लिए खेत की ऊपर की सबसे फर्टाइल मिट्टी यूज हो रही थी। अब पेपर कप्स आते हैं, पर क्या वो बेस्ट सोल्यूशन है? उनके लिए भी तो लाखों पेड़ कट रहे हैं। तो सोचो, इन तीनों में से सबसे कम बुरा कौन है, और क्या इसका कोई बेहतर सोल्यूशन हो सकता है? चलो एक बार फिर से नॉलेज चेक, पहले खुद ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन 1, क्यों कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं और कुछ नहीं? इसका रीजन है एंजाइम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास नेचुरल चीजों को तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते हैं, पर प्लास्टिक जैसे मैनमेड मटेरियल्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स उनके पास नहीं होते। क्वेश्चन 2, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं? 2 तरीके। 1, ये लैंड और वाटर पोल्यूशन करती हैं, और 2, ये फूड चेन में घुसकर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करती हैं। ऑलराइट बच्चों, अब टाइम है फाइनल क्विक फायर रिवीजन का। अब तक जो भी पढ़ा है उसको एकदम दिमाग में फिट कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के 5 मास्टर पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। नंबर 2, हर ट्रोफिक लेवल पर इतना ज्यादा एनर्जी लॉस होता है कि फूड चेन्स 3-4 स्टेप से ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। नंबर 3, हमारी एक्टिविटीज जैसे CFCs का यूज एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। नंबर 4, हमारा कचरा बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। और नंबर 5, वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये 5 पॉइंट्स इस चैप्टर की समरी हैं। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए,
जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सवाल है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। सोचो, अगर हमने फूड चेन में से सारे हर्बीवोर्स को मार दिया तो इसका घास पर क्या असर पड़ेगा और शेर पर क्या असर पड़ेगा? पूरा इकोसिस्टम कैसे कोलैप्स हो जाएगा? अपना आंसर डिटेल में नीचे कमेंट करके जरूर बताना।